केमिस्ट्री में हम लोग देखना है हम लोग को कि रासायनिक समीकरण से के उपयोग से क्या लाभ होते हैं। लाभ हमको पढ़ना है, एडवांटेज किसे, तो रासायनिक समीकरण से, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से। सबसे फर्स्ट हम लोग का लाभ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसानी से होता है, इससे समय की बचत होती है। क्या होती है? बचत होती है। अगर हमको लिखना हो कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पूरा लंबा लिखेंगे, और अगर हम समीकरण लिख दिए तो N हो गया, ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। तो कह रहा है कि निरूपण आसानी होता है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। सही बात है ना जी। लिखना हो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं तो बड़ा सा लिखेंगे, और N+H2 देन NH3 जो भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हम लोग का प्रिफेयर हुआ। सेकेंड है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक से की जा सकती है। देखिए, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की निश्चित मात्रा कि हमको क्या फाइंड हुआ, प्रोडक्ट हमको क्या मिला, उसके द्रव्यमान की जो है गणना हम ठीक ठीक से कर लें। किसका? रिएक्टेंट का भी, अभिकारक का भी। अगला है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। नाम अलग अलग हो जाता है लेकिन रासायनिक समीकरण संकेत जो है वह भिन्न भिन्न होता है। तो वैज्ञानिकों को इसे रासायनिक समीकरण के जानकारी में कोई भी दिक्कत या कठिनाई नहीं होती है। ओके, यही हम लोग का लाभ है। अब हम लोग का क्या है जी? सीमा। हम लोग का क्या है कि कितना ही दूर तक रह सकते हैं, इतना ही हम लोग का है, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। तो अगला है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, कौन कौन भौतिक अवस्था? ठोस, द्रव, गैस की जानकारी नहीं हो पाती। अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी, कितना लिया कितना दिया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता है। कह रहा है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है, वह कौन सी दशा है, माने कब होगा कब नहीं होगा, ये नहीं बताता। रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं, कितना वेग से यह समीकरण हो रहा है ये भी नहीं बता पाता। फिर कह रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात का कोई भी जानकारी नहीं देता कि विस्फोट के साथ हो रहा है, ये बात को जानकारी नहीं देता। और लास्ट हम लोग का है कि रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया के अभिकारकों का वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई और कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ, यह भी उसमें नहीं बताता कि कितना अभिकारक खर्च हुआ है और कितना निर्माण हुआ, ये बात हमको नहीं बताता है। अब है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। तो रासायनिक समीकरण के सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। कौन कौन सा प्रयास है? तो अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देना। बताया थे कल, तीर का चिन्ह लगाते हैं ना जी, तीर का जो ऊपर की तरफ गया वो गैस है, जो नीचे की तरफ आया वो ठोस है। यहाँ द्रव भी होता है, सॉरी ठोस ही होता है। अगला है कि ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी देना कि ऊष्मा क्षेपीय यानी कि ऊष्मा छोड़ रहा है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा ले रहा है। गैस के उत्सर्जन की जानकारी देना, वो बता दिए थे भाई। और छिप बनने की जानकारी देना, वो भी बता दिए थे नीचे की तरफ तीर का। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी कि किन शर्त में हो रहा है, इसमें क्या मिलाएंगे तो होगा। और अभिक्रिया के उत्क्रमणीय मैंने आगे पीछे जो भी है बता देता है, ये आगे बात है। चलिए अब देखिए आते हैं डायरेक्ट, अब ये सब लगभग समीकरण के बारे में हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट कंबुशन, दहन क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। क्या है जी? कि किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यह प्रक्रिया कंबुशन कहलाता है, दहन कहलाता है। जैसे में लकड़ी का जलना, एलपीजी का जलना, गैस इत्यादि, जब तक दहन नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा दहन नहीं होगा। दहनशील पदार्थ क्या है? तो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। कंबुस्टाइल उसको बोलते हैं। कंबुस्टाइल क्या है? तो जो कंबुशन में जो भी पदार्थ जलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि। अच्छा, अदहनशील पदार्थ क्या है? तो जो दहन में नहीं जलता है उसको हम क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर नहीं जलेगा, आपको लोहा नहीं जलेगा, ये सब अदहनशील पदार्थ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है?
क्या क्या है? तो सबसे फर्स्ट दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील नहीं रहेगा तो जले, जब जलने वाला चीज नहीं है तो जलेगा क्या? दूसरा है पोषक पदार्थ की उपस्थिति, जैसे में उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे में ऑक्सीजन और ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब जैसे में एगो अगर माचिस की तिल्ली हो, आप बहुत बड़ा सिल्ली जलाना हो, जलेगा नहीं जलेगा, तो उससे कागज जलेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि उसको जलाने के लिए पहले कागज जलाएंगे, कागज से लकड़ी, कोयला जलाएंगे, कोयला से फिर तब लकड़ी पे आग लगाएंगे, इस टाइप से चलता है। अगला है दहन के पोषक पदार्थ। दहन के पोषक पदार्थ क्या है? तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे हम दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ दहन में सहायता करेंगे, हाँ जल जाओ, उसको हम क्या बोलेंगे? दहन का पोषक पदार्थ। अच्छा, अपोषक पदार्थ तो जो दहन को जलने में सहायता नहीं करते हैं उसे दहन का अपोषक तत्व कहते हैं। जो दहन को जलने में सहायक नहीं होते हैं उसे दहन का अपोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, तो दहन की क्रिया प्राय वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव है। जैसे मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2 बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ठीक है। अब ज्वलन ताप क्या है? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का वह न्यूनतम ताप ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है। अगला है ज्वाला। ज्वाला क्या है? हाउसफुल 3 में जो मिथुन चक्रवर्ती है वही है ना जी? हाँ नहीं, देखिए ज्वाला क्या है? ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई दहनशील पदार्थ जलता है, वही क्या है? ज्वाला है। सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ही ठोस और द्रव ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है, जो गर्म किए जाने पर वाष्प में परिवर्तित होता है, नहीं तो और सब ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। अच्छा, प्रकाशहीन ज्वाला क्या है? तो जिसमें प्रकाश नहीं होती है, जैसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है, किंतु इससे प्रकाश बहुत ही कम होता है, इसी के लिए इसे ज्वलन प्रकाशहीन या अद्युतिमान ज्वाला कहते हैं। जैसे में कोयला जलना, देखते हैं लोग ज्वाला उसमें नहीं निकलता है, नहीं। आप वह पुगाल जलाइए, देखिए कई गांव तक दिखाई देगा कि वहां कुछ आग लगा हुआ है। प्रकाशमान ज्वाला, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें निर्मित ज्वाला का रंग पीला होता है, जैसे पुगाल जलता है तो पीला रहता है, वही प्रकाशमान या दैदीप्यमान ज्वाला कहता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डे। थैंक यू।